नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। ए फैमिली ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने आपको व्यंजन का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर कराया था, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। मैंने आपको बताया था यदि प्रयत्न के अनुसार स्पर्श व्यंजनों की संख्या मालूम करें तो हम आंसर कितना करेंगे, 20, जिसमें हमारा कौन सा वर्ग शामिल नहीं होता है, चय वर्ग हमारा शामिल नहीं होता है। तो चय वर्ग जब शामिल नहीं होता है तो चय वर्ग कहां पहुंच जाता है, हमारा स्पर्श संघर्षी में। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह भी बताया था कि स्पर्श संघर्षी में यह शामिल नहीं होता है। उसके बाद संघर्षी कौन कौन से होंगे, तो तीनों स और है को हम संघर्षी बोलते हैं और इन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन भी बोल देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद पंचमाक्षर और नासिक के व्यंजन हमारे क्या होंगे, अण, य, अण, न और मैं। प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात किसको बोल देते हैं, हम रै को बोल देते हैं। देखो, प्रकंपित का मतलब होगा यानी कुछ कंपन होना, लुंठित का मतलब क्या होगा, अर्थात रुड़कना। तो जब हम रै का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे रुड़कती हुई, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, लुंठित व्यंजन बोल देते हैं। जब रै का उच्चारण करेंगे तो जीभ में हल्का कंपन भी होगा, इसीलिए रै को क्या बोल देते हैं, हम प्रकंपित भी बोल देते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं, लय को। लय को पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे जीभ के पार्श्व भाग हैं, वायु उनसे होकर गुजरती है, इसीलिए पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, लय को। उसके बाद अर्धस्वर कौन कौन से होंगे, य और बै। तो जो ये य होगा हमारा, इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो य होगा हमारा, ये होगा हमारा पूर्ण अर्धस्वर, पूर्ण अर्धस्वर। और जो बै होगा हमारा, ये होगा अर्धस्वर। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो उच्छिप्त व्यंजन होंगे हमारे ड और ढ। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हम प्रयत्न के बाद पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, संयुक्त अक्षर। तो आइए संयुक्त अक्षर के बारे में जानते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, संयुक्त अक्षर की। यहां मैंने लिखा संयुक्त अक्षर। अब इस संयुक्त अक्षर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस संयुक्त अक्षर में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयुक्त। कौन से, संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर क्या होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जब दो या दो से अधिक ध्वनि व्यंजन एक ही स्वर से बोले जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम, संयुक्त अक्षर। तो मैं यहां लिख भी सकता हूं, दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर से बोले जाएं। जैसे मैंने यहां लिखा प्राण, तो जो ये प्राण शब्द है इसमें क्या है, आधा पै प्लस आधा रै प्लस आ छुपा हुआ है प्लस अण और है, ये मैंने यहां लिखा प्राण। अब ये भी व्यंजन है और ये भी हमारा व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, पै और रै दोनों व्यंजन है। और ये जो आ है ये हमारा क्या है, स्वर है। और ये दोनों हमारे क्या हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे व्यंजन। तो अब हम यहां देख रहे होंगे कि जो ये प्राण में आधा पै, रै, आ और ण और ए है, ये दोनों व्यंजन हुए और ये स्वर हुआ। और मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई कि दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, तो दोनों व्यंजन है और स्वर क्या है, एक ही है, तो वहां क्या होंगे, संयुक्त अक्षर होंगे। जैसे मैंने यहां लिखा मलान, एक शब्द मैंने यहां लिखा मलान, तो यहां आधा में प्लस आधा ले, आ जमा
आधा न और ए। तो ये क्या है हमारा व्यंजन है और ये भी क्या है व्यंजन है, और ये क्या है हमारा स्वर है, और ये दोनों क्या है व्यंजन है। तो संयुक्त संयुक्ताक्षर वो होंगे कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं, जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संप्रक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि पढ़ेंगे? संप्रक्त ध्वनि। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संप्रक्त ध्वनि के बारे में। अब ये संप्रक्त ध्वनि क्या होगी? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के सहारे बोली जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के सहारे बोली जाए। तो यहां लिख सकता हूं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के सहारे बोली जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के सहारे बोली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? संप्रक्त ध्वनि कहेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा संबल, तो यहां स के साथ ए छुपा हुआ है, उसके बाद आधा मैं है प्लस आधा बे है, उसके बाद ए छुपा हुआ है और यहां आधा ले और ए है। अब यहां हम देखते हैं ये दो क्या है? व्यंजन है। ये हमारे दो व्यंजन है। तो जब हमने यहां देखा कि ये हमारे दो व्यंजन है तो इन्हीं के सहारे क्या हुई? एक ध्वनि बनी, और जो ये ध्वनि बनी इसी को क्या बोलते हैं? हम संप्रक्त ध्वनि बोलते हैं। अर्थात दो व्यंजनों के सहारे जब एक ध्वनि बोली जाए तो वही क्या होगी? हमारी संप्रक्त ध्वनि होगी। जैसे एक शब्द बना संबल, उसके बाद हम देखते हैं सत्य। तो यहां भी हमने क्या देखा कि दो व्यंजन है और इन दोनों के तय से पहले ए है और य के बाद ए है। तो दो व्यंजनों के सारे एक ध्वनि बोली जाएगी तो उसको भी क्या कहेंगे? संप्रक्त ध्वनि कहेंगे। जैसे मैंने यहां सत्य लिखा है। अब दूसरी चीज हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब दो व्यंजन हो, जब दो व्यंजन हो और उन व्यंजन के पहले यहां क्या आया हो? ए, और बाद में भी क्या आया हो? ए आया हो, तो ऐसी कंडीशन में पहचान करेंगे कि वो ध्वनि कौन सी होगी? संप्रक्त ध्वनि होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूं द्वित्व के बारे में। द्वित्व को हम बोल देते हैं युग्मक। तो हमारे द्वित्व व्यंजन क्या होंगे या युग्मक ध्वनियां क्या होंगी? जैसे मैंने यहां लिखा चक्कर, यहां मैंने लिखा शक्कर, यहां मैंने लिखा दिल्ली। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों एक जैसे वर्ण हैं, दोनों एक जैसे वर्ण हैं, लेकिन एक आधा वर्ण है और एक पूरा वर्ण है। यदि कोई आधा वर्ण अपने ही पूर्ण वर्ण में मिल जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम? द्वित्व या युग्मक ध्वनि बोल देंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यदि कोई आधा वर्ण अपने ही पूर्ण वर्ण में मिल जाए यदि कोई आधा वर्ण अपने ही पूर्ण वर्ण में मिल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनियां। तो अब पढ़ेंगे हम किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर।
प्राणत्व के आधार पर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं आगत व्यंजन कौन कौन से होंगे। यहां मैंने लिखा आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होगी? 5 होगी। और आगत व्यंजन को ही हम क्या बोल देते हैं? ग्रहित व्यंजन। आगत व्यंजन को ही क्या बोल देते हैं? ग्रहित व्यंजन। अब ये आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो कै, ख, ग, जय और फे। लेकिन इनके यहां क्या लगा होगा? नीचे की ओर नुक्ता लगा हुआ होगा। इन्हीं को इसलिए हम क्या बोल देते हैं? आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन बोल देते हैं। और जो ये नुक्ता लगाने की जो स्टार्टिंग की थी वो की थी राजा शिव प्रसाद ने। तो आप ध्यान रखना, नुक्ता लगाने की जो शुरुआत की थी या नुक्ता प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो राजा शिव प्रसाद ने की थी, जिनको हम सितारे हिंद भी कहते हैं। जिनको सितारे हिंद भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सितारे हिंद किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या करोगे? राजा शिव प्रसाद को। उसके बाद मैं आपको बता दूं अमात्रिक वर्ण। अमात्रिक वर्ण। तो अमात्रिक वर्ण किनको कहेंगे? कि जिन वर्णों में केवल ए की मात्रा छुपी हुई हो। जिन वर्णों में केवल ए की मात्रा जुड़ी होती है, जिन वर्णों में केवल ए की मात्रा जुड़ी होती है उनको क्या कहेंगे? हम अमात्रिक वर्ण कहेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा कम, तो ये कैसा वर्ण है? अमात्रिक वर्ण है। इसमें ए की मात्रा जुड़ी हुई है। जैसे उसके बाद मैंने लिखा पल पल, तो ये भी क्या है? हमारा अमात्रिक वर्ण है, केवल ए की मात्रा जुड़ी हुई है। उसके बाद मैंने लिखा अब, तो ये भी क्या है? हमारा अमात्रिक वर्ण है। उसके बाद मैंने लिखा कलरव, तो ये भी हमारा क्या होगा? अमात्रिक वर्ण होगा। और अब पढ़ेंगे हम प्राणत्व के आधार पर। इसी को प्राणत्व को बोल देते हैं हम वायु, इसी को बोल देते हैं हम श्वास, और इसी को हम बोल देते हैं प्राण। तो इसके आधार पर हम इसका 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। पहला रहेगा हमारा अल्प प्राण और दूसरा रहेगा हमारा महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होगा? यहां कम होगा, और प्राण का मतलब होगा वायु। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कैसी वायु निकलेगी? कम वायु निकलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? अल्प प्राण बोल देंगे। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उनको हम क्या बोल देंगे? महाप्राण बोल देंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं कम श्वास, और यहां लिख सकता हूं अधिक श्वास। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण होंगे? जो अल्प प्राण होंगे। और ऐसे कौन कौन से वर्ण होंगे? जो महाप्राण होंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमें याद रखना है अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो यहां मैंने लिखा कै, ख, ग, घ और ण। उसके बाद च, छ,
जय, झ और ये। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहां मैं क्या लिखूंगा, पांचों वर्ग लिखूंगा। अब मैंने यहां क्या लिखा, अल्प प्राण। उसके बाद यहां मैंने लिखा महाप्राण, यहां मैंने लिखा अल्प प्राण, महाप्राण, और उसके बाद यहां लिखा मैंने अल्प प्राण। अब हम यह देख रहे होंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी फिंगर। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, जब मैं देखता हूं 1, 3 और 5, ये हमारे क्या हैं, अल्प प्राण है। और 2 और 4 ये हमारी फिंगर क्या होंगी, महाप्राण होंगी। तो अल्प प्राण कौन कौन सी फिंगर होंगी, पहली, तीसरी और पांचवी, और महाप्राण दूसरी और चौथी। तो इस आधार पर हम इनको याद रख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन बच जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे, य, रे, ल और व, ये हमारे किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। और जो ऊष्म व्यंजन होंगे, तीनों स और है, ये हमारे किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन जो होंगे अल्प प्राण में, ऐसे अंतस्थ और ऐसे अल्प प्राण। तो याद रख सकते हो, ऐसे अंतस्थ और ऐसे अल्प प्राण। तो अंतस्थ किस में होंगे, अल्प प्राण में, और ऊष्म व्यंजन किस में होंगे, तो महाप्राण में होंगे। इस आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, ड और ढ, तो ये हमारा अल्प प्राण होगा, और ये हमारा महाप्राण होगा। और मैं आपको बता दूं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। एक नोट पॉइंट लिख लेना आप, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो हमारे जितने भी स्वर होंगे सभी क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। तो हमने देखा प्राणत्व, वायु, श्वास और प्राण के आधार पर हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको गूंज, नाद, घोष के आधार पर। इससे पहले हमने अल्प प्राण और महाप्राण को जाना। अब बात करते हैं गूंज, इसी को मैं बोल दूंगा नाद, इसी को मैं बोल दूंगा घोष, इसी को बोल दूंगा मैं घोषत्व, और इसी को बोल दूंगा स्वरतंत्री में कंपनता। तो इस आधार पर हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गूंज, नाद, घोष, घोषत्व सब एक ही हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि घोष के आधार पर हम कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, तो आंसर क्या करेंगे, दो प्रकार से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। वो कौन कौन सा होगा, तो पहला होगा हमारा सघोष, और सघोष को ही हम घोष बोल देते हैं। सघोष को ही हम क्या बोल देते हैं, घोष बोल देते हैं। और स का मतलब होगा साथ, और घोष का मतलब होगा गूंज, क्या बोल देंगे, स्वरतंत्री में कंपनता। तो जो सघोष होगा या घोष होगा, इसमें क्या होगा, स्वरतंत्री में कंपनता होगी, स्वरतंत्री में कंपनता होती है। सघोष में क्या होता है, स्वरतंत्री में कंपनता होती है, और केवल गूंज,
और इसमें क्या होगी, केवल गूंज होगी। और जो हमारा ए घोष रहेगा, ए घोष में क्या होगा, केवल श्वास होगा और स्वर तंत्री में कंपनता नहीं होती। स्वर तंत्री में कंपनता नहीं होती। अब जानते हैं स घोष कौन कौन से होंगे और ए घोष कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे, मैंने लिखा ए घोष, उसके बाद ए घोष, यहां भी मैंने क्या लिखा, ए घोष, यहां भी मैंने ए घोष लिखा, और उसके बाद स घोष, यहां भी मैंने स घोष लिखा, और यहां भी मैंने स घोष लिखा। तो ये जो 5 फिंगर हैं, पहली और दूसरी फिंगर जो है वो क्या होगी, ए घोष वर्णों की होगी, और लास्ट में तीसरी, चौथी और 5वीं जो फिंगर होगी वो हमारी क्या होगी, स घोष वर्णों की होगी। जैसे मैंने यहां लिखा के, खे, गे, घे और ण। उसके बाद 5 वर्गों को यहां लिख देता हूं मैं। तो ये मैंने यहां लिखे। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से स घोष वर्ण पहचानिए। इसी टाइप से मैंने आपको अल्प प्राण और महाप्राण बताए थे, उसमें भी क्वेश्चन यही बनेगा कि अल्प प्राण को पहचानिए और महाप्राण को पहचानिए। अल्प प्राण की संख्या कितनी होगी, महाप्राण की संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अल्प प्राण की संख्या 19 होती है। अल्प प्राण की संख्या 19 होगी और महाप्राण की संख्या हमारी 14 होगी। अल्प प्राण कितने होंगे हमारे, 19 होंगे, और महाप्राण कितने होंगे हमारे, 14। और इसी टाइप से जो ए घोष है और इसी टाइप से हमारे क्या है, स घोष है। तो मैं आपको बता दूं कि कै, खे, गे, घे, अण 5 हैं। कै और खे जो रहेंगे ये ए घोष में रहेंगे। कै, चे, टे, ते, पे, खे, छे, ठे, थे और फे, ये हमारे किस में आ जाएंगे, ए घोष में आ जाएंगे। और इसी में क्या रहेगा हमारा, तीनों से, ये हमारे किस में रहेंगे, ए घोष में। और बाकी जो स घोष होंगे उसमें क्या आएगा हमारा, है और ये, रे, ले और वे, ये हमारा किस में आ जाएगा, स घोष में। तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम जानते हैं विशिष्ट वर्ण के बारे में। अब पढ़ेंगे विशिष्ट वर्ण के बारे में। मैंने यहां लिखा है और यहां लिखा डे और डे, यही क्या है हमारे विशिष्ट वर्ण है। और जो ये हमारा डे और ढे है, डे और ढे, इन्हीं को हम उच्छिष्ट बोलते हैं, इन्हीं को हम संकर वर्ण बोलते हैं, इन्हीं को ताड़न जात बोलते हैं, इन्हीं को नवीन वर्ण बोलते हैं, इन्हीं को आधुनिक वर्ण बोलते हैं, इन्हीं को हम द्विज वर्ण बोलते हैं, इन्हीं को हम द्विगुण बोलते हैं, इन्हीं को हम
सहघोष बोलते हैं। तो डे और ढह के बारे में हमने क्या पढ़ा, उच्छिष्ट, संकर, ताड़नजात, उसके बाद नवीन, इसी को आधुनिक, इसी को द्विज, इसी को द्विगुण, इसी को सहघोष, और इसी को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य भी बोलते हैं। तो इसके कितने नए नामों को जानना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, जो ये हमारा डे होगा इसको हम अल्प प्राण बोलते हैं, और ये क्या होगा हमारा महाप्राण होगा। जो हमारा ये है इसी को हम हृदय वर्ण बोलते हैं, इसी को हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, इसी को हम ऊष्म संघर्षी बोलते हैं, इसी को हम काकल बोलते हैं, इसी को काकल्य बोलते हैं, और इसी को हम स्वरयंत्री भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्वयंत्री या काकल्य व्यंजन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है को। और जो ये है हमारा, इसको हम महाप्राण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाप्राण। और इसी है को हम क्या बोलते हैं, सहघोष बोलते हैं। और सहघोष को मैंने क्या बताया था आपको, इसी को हम घोष भी बोल सकते हैं। तो हमने विशिष्ट वर्णों के बारे में जाना, अल्प प्राण, महाप्राण को पढ़ा, जो व्यंजन की स्ट्रक्चर थी लगभग हमने उसको कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।